हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक नए संस्थान के बारे में, नए कमीशन के बारे में आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। जानते हैं आप कि भारत में संघवादी व्यवस्था है और संघवादी व्यवस्था में भारत का संविधान बहुत सारे प्रोविजन में, खास करके आप 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल में ये व्यवस्था है कि संघवाद में जिस तरह से 3 टायर की सरकारें होती हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट हो गया सेंटर में, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट हो गया और लोकल लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो उसके डिवीजन के लिए, उसके व्यवस्था के लिए कि कौन पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, 7 शेड्यूल में उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। यूनियन लिस्ट दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है, कंकरेंट लिस्ट दिया गया है। तो इन तीनों लिस्ट के माध्यम से, इस तीनों लिस्ट के माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस सरकार को, कौन सी सरकार, यूनियन मतलब केंद्र सरकार को कौन सा अधिकार है, कौन सा पावर है, राज्य सरकारों को कौन सा पावर है, कौन टैक्स वो लगा सकती हैं, कौन टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और इसी तरह की व्यवस्था आपके संविधान के अनुच्छेद 268 से आगे जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ टैक्स के कैटेगरी दिए गए हैं कि कौन सा टैक्स कौन कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी और किस तरह से उसको बांटेगी। बांटने की व्यवस्था है, डिवाइड करने की व्यवस्था है। तो ये क्या रिफ्लेक्शन है? ये रिफ्लेक्शन है संघवादी व्यवस्था का। संघवादी व्यवस्था में 2 सरकारें, 3 सरकारें होती हैं और तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये अधिकार या आप कहें डेवलपमेंट कैसे होगा? रेवेन्यू कलेक्ट करके, सिटीजन से ही, लोगों से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। और टैक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें कौन लोग टारगेटेड लोग होते हैं जिस पे टैक्स लगाया जाता है, वो अलग एक डिस्कशन है। लेकिन आपके देश में एक आयोग एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है फिनांस कमीशन, वित्त आयोग, नाम आपने सुना होगा, जिसकी व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसका एक चेयरमैन होता है और 4 उसके मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट को यह भी अधिकार है, पावर है कि वो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या फिनांस कमीशन को एडवाइस करना है, किस बिंदुओं पर करना है, ये उसमें बताया गया है। लेकिन इसके अलावे आपके संविधान में भी, आपके संवैधानिक व्यवस्था में भी, जो भारत का संविधान है, उस संविधान में भी कुछ प्रोविजंस हैं जो ओवरऑल प्रोविजन है। जैसे अनुच्छेद 268 की आप बात करें तो इसमें बताया गया कि ड्यूटीज लेवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट्स। वैसे कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्स लगाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसको किसको दे दिया जाता है या कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा, और उसका इस्तेमाल भी स्टेट्स करती हैं। फिर 269 में टैक्स लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स। तो कुछ ऐसे टैक्सेज हैं जिसको लगाया भी जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अल्टीमेटली इसको किसको असाइन कर दिया जाता है? स्टेट्स को। इसी को हमें समझना है फिनांस कमीशन को समझते हुए। फिर कुछ ऐसे टैक्स हैं जो टैक्सेज लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ऐसे टैक्स भी लगाए जाते हैं, ऐसे टैक्स भी हैं जो कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है। और फिर देखिए 280 में जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 है, उसमें फिनांस कमीशन की व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था में, इसी अनुच्छेद में ही ये बात कही गई है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एज टू। इसमें बताया गया है कि किस तरह का रिकमेंडेशन देगा फिनांस कमीशन प्रेसिडेंट को। 3-4 इसमें बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे पहला है द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of respective share of such proceeds। तो वैसे जो भी टैक्सेज हैं, प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज हैं, जिनको
स्टेट के बीच बांटना है, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर वो रिकमेंडेशन देगा कि क्या उसका तरीका होगा, क्या पैरामीटर होंगे, क्या डॉक्ट्रिन होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, किस बेसिस पर डिवाइड किया जाए। फिर इसमें बताता है कि द प्रिंसिपल विच शुड गो ऑन द ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि भारत का संचित निधि होता है, तो संचित निधि से ग्रांट इन एड यानी राज्यों को जो सहायता देना है वो किस आधार पर दिया जाएगा, उसका क्या प्रिंसिपल होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या कंडीशंस होंगे, किन कंडीशंस पे राज्यों को हम ग्रांट इन एड देंगे, सहायता देंगे। तो इस पर जो है, और इसके साथ पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे उनको दिया जाए, इस पर भी अपना रिकमेंडेशन दे सकता है। तो दोस्तों अब आइए कंक्रीट एग्जैक्टली समझने के ऊपर कि आखिर क्या रोल है फिनांस कमीशन का, कैसे फिनांस कमीशन रोल प्ले करता है। जब रिकमेंडेशन देता है तो क्या रिकमेंडेशन मैंडेटरी है एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट का ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो रिपोर्ट सबमिट हुआ उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ साथ, मेमोरेंडम के साथ साथ इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, पार्लियामेंट के टेबल पर इसको रखा जाए ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन कर सके। ये एक उनकी ड्यूटी होती है संवैधानिक व्यवस्था में। आइए अब समझते हैं कि फिनांस कमीशन का इतना अहम रोल क्यों हो जाता है। जनरली इसके रिकमेंडेशन को माना जाता है और उसी आधार पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होता है, जिसको डिविजिबल पूल कहते हैं, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का मतलब वो होता है कि वैसे टैक्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेवाई करती है, मतलब टैक्स लगाती है, और उसके बाद उसे स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल विच आर डिटरमाइनिंग दीज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये कौन से प्रिंसिपल होंगे जिसके आधार पर उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी का रिकमेंडेशन कि ये जो टैक्सेज हैं, जो डिविजिबल पूल वाले टैक्सेज हैं, जिनको यूनियन और स्टेट के बीच में और फिर बाकी स्टेट्स के बीच में डिवाइड जो करना है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए, उसका रिकमेंडेशन देता है फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। अब आइए कुछ चीजों को जो काफी अहम है समझने के लिए कि फिनांस कमीशन, चलिए रिकमेंडेशन दे दिया, रिकमेंडेशन देने के बाद उस आधार पर जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेज है, रेवेन्यू है, उसको जो है राज्यों को और एक तरफ यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य हैं उसके बीच डिवीजन होगा, और जो डिवीजन होने के बाद फिर उनको बाकी राज्यों के बीच भी डिवाइड करना है। इन सारे का प्रिंसिपल पैरामीटर फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है। और सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये समझना है कि वर्टिकल डिवीजन क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ टैक्सेस कैसे होता है, क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक अमाउंट है टैक्स का, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो सबसे पहले ये डिटरमिन करना होता है कि 1 लाख में कितना परसेंटेज अमाउंट राज्यों को दिया जाएगा। ये वर्टिकल डिवीजन का प्रिंसिपल होता है। तो वर्टिकल डिवीजन में क्या होगा, 1 लाख रुपया है, 1 लाख में कितना परसेंट, मान लीजिए अगर 50% की हम बात करें तो 1 लाख में 50,000 स्टेट्स को दिए जाएंगे, और 50,000 किसके पास होगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो डिफरेंट फिनांस कमीशंस जो रहे हैं भारत में, जो कंस्टिट्यूट हुए हैं, जैसे अभी 16वां फिनांस कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है डॉक्टर अरविंद पनागड़िया के नेतृत्व में, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में उसका रिकमेंडेशन, उसका अभी जो रिकमेंड करेगा वो बातें आने वाली हैं। लेकिन इससे पहले देखिए जो 15th फिनांस कमीशन था उसने 41% वर्टिकल डिवीजन करने की बात की थी। मतलब कि अगर
100 रुपए हम मान के चलें, 1 लाख पर से छोड़ दीजिए, आप 100 पर ज्यादा समझिएगा कि 100 रुपए में 41 रुपए राज्यों के हिस्से में दिया जाएगा और उससे रेस्ट जो बचा यानी 69% जो 69 रुपए जो बचे वो सेंटर के खाते में जाएंगे। इससे पहले वाला जो फिनांस कमीशन था, जो 14वां फिनांस कमीशन था, वो 42% राज्यों को देने की बात कहा था। तो मतलब 68% जो है, या 100 में अगर हम देखें तो 68 रुपए जो है वो यूनियन के पास रहता है और 42 रुपए जो है राज्यों को दिए जाएंगे। उससे पहले का जो फिनांस कमीशन था, 13वां फिनांस कमीशन, उसने 32% रिकमेंड किया था। मतलब कि 100 में 32 रुपए केवल राज्यों को जाएंगे और बाकी जो बचा 78%, तो बाकी जो बचा, जो भी कैलकुलेशन है वो निकाल लीजिएगा, तो 32% जो है वो केवल राज्यों को जाएगा और बाकी अमाउंट जो 100 रुपए में बचा वो किसके पास जाएगा? वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो समझने वाली ये बात है कि आप देखिए कि 100 रुपए में कितना रुपया राज्यों को जा रहा है। ये हुआ वर्टिकल डिवीजन ऑफ डिविजिबल टैक्सेस। तो इसका भी प्रिंसिपल फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है कि 100 में कितना रुपया राज्यों को आप दे रहे हैं। ये तो हुई भारत सरकार और राज्यों के बीच का डिवीजन। अब आता है ये सवाल कि मान लीजिए कि जो आपने डिफरेंट फिनांस कमीशन का आप रिकमेंडेशन देखें तो 32 है, 42 है, 41 है। अब देखना ये है कि 16वां वित्त आयोग कितना रिकमेंड करता है। अब ये रिमेनिंग जो डिवीजन करने के बाद जो भी आपके पास 42% या 42 रुपए कहिए या 41 रुपए कहिए या 32 रुपए कहिए, इसको अब राज्यों के बीच में बांटना है। समझ रहे हैं आप? एक डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन क्या हुआ? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्यों के बीच एक हिस्सा उनको निकाल दिया गया, 32 हो, 42 हो, चाहे 41 हो। लेकिन अब उस 32, 42, 41 में फिर से डिवीजन किया जाएगा डिफरेंट राज्यों के लिए और उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्सेस या रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू है उसका अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया जाता है। उसका भी रिकमेंडेशन फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। कि किस आधार पर, किस पैरामीटर के आधार पर हम राज्यों के बीच ये जो पैसा है, जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, उसका डिवीजन करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आप लेके चलिए। पॉपुलेशन हो सकता है एक पैरामीटर कि किस राज्य का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लिटरेसी हो सकता है, इलिटरेसी हो सकता है, टेरिटोरी हो सकता है, किस जगह पर लोकेट करता है वो राज्य, कितना पिछड़ा है, लिटरेसी वहां कितना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है, जीडीपी, स्टेट जीडीपी कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो इन सारे आधारों पर, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना सिंपल भी ये नहीं है। बहुत सारे राज्य ये कहते हैं कि हम टैक्स ज़्यादा देते हैं लेकिन हमको सेंटर से जो पैसा मिलता है, जो पैरामीटर डिसाइड किया जाता है, उसमें हमको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। जैसे साउथ के जो राज्य हैं वो कहते हैं कि हम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमको डिवीज़न किया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है, तो हमको कम पैसे मिलते हैं। लेकिन जो राज्य कम डेवलप कर रहे हैं, कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। ये एक टेंशन हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ ये भी आपको समझना है कि इसके अलावे जितने पैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास बचता है वो उसका डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में जाता है। जैसे बहुत सारे सेंट्रल प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारे ग्रांट्स एंड एड दिए जाते हैं, नई नई प्रोग्राम सेंटर के द्वारा लाई जाती है,
राज्यों को सहायता दी जाती है, ये सारा पैसा उसमें खर्च होता है। वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिंग कहा जाता है। वहीं पे सबसे बड़ा एक पॉलिटिक्स का वो बनता है कि यूनियन गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको पैसा देती है या किसी का पैसा रोक देती है, क्योंकि उसमें राज्यों का हक नहीं है। इसलिए राज्यों द्वारा ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में शेयर दिया जाए। जो ये 42% है, उनका डिमांड होता है कि इसको और बढ़ाया जाए। और सेस एंड सरचार्ज जो लगता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई शेयर ही नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ। ये सारे टैक्स के पैसे जो मेजर चंक हैं रेवेन्यू के, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये सारे बिंदु है जिस पे अभी भी सेंटर एंड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा क्लैश चलता है। लेकिन हमको ये समझना था कि फिनांस कमीशन का इस व्यवस्था में क्या रोल है। तो उसका मेन रोल जो है, जो टैक्स या रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जो संविधान के विभिन्न प्रोविजंस के अंतर्गत डिविजिबल पूल में काउंट किया जाता है, उसका डिवीजन कैसे किया जाए, किस प्रिंसिपल पे किया जाए, क्या कंडीशन रखा जाए, क्या पैरामीटर हो, उसको रिकमेंड करने का पावर फिनांस कमीशन को दिया गया है। जैसा कि हमने बताया कि दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीजन होता है टैक्सेस में, और वो है एक है वर्टिकल डिवीजन और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में यूनियन एंड स्टेट के बीच में पहले डिवीजन किया जाएगा, और जो डिवीजन स्टेट के लिए रख दिया गया उसमें जब फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिवीजन करने का जो प्रोसेस है या प्रिंसिपल है, उसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं। तो दोस्तों, फिनांस कमीशन का अहम रोल है, किस राज्य को कितना रेवेन्यू सेंटर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस प्रिंसिपल को डिटरमाइन करता है फिनांस कमीशन। और यह एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, कमीशन है, आयोग है, जिसके अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है या करती हैं। और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है, तो उसी के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिनांस कमीशन के रिपोर्ट से बाध्य नहीं है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये एक बाध्यकारी नियम ये है, संवैधानिक व्यवस्था ये है कि इस रिपोर्ट को भारत के पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है एक मेमोरेंडम के साथ कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया है या क्या लेने वाले हैं। इस पर इसके साथ इस मेमोरेंडम के साथ इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, ताकि वहाँ के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स इसको जान सकें, समझ सकें, इस पर बहस कर सकें, इस पर डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे देखें, इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, और हमें सजेशन भी दें कि और किन संस्थाओं के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।